आज हम बात करेंगे देश की सबसे बड़ी खबरों के साथ ही राज्यों की महत्वपूर्ण खबरों की ओर जानेंगे कि आज देश के दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के साथ ही अन्य राज्यों की अहम खबरें क्या रहने वाली हैं। और इन अहम खबरों के लिए हमारे साथ विभिन्न प्रदेशों से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे, तमाम खबरें साझा करेंगे। क्या कुछ सियासी मिजाज बना हुआ है, क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं, क्या कुछ लोकसभा को लेकर माहौल बना हुआ है, इन तमाम बिंदुओं पर हमारे संवाददाता खबरें साझा करेंगे। और इसी कड़ी में सबसे पहले चलेंगे भोपाल, जहां से अनिरुद्ध सोनू हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, क्या कुछ बड़ी खबरें आज मध्य प्रदेश की हैं, भोपाल से हैं? क्या कुछ सियासी तस्वीर नजर आ रही है या फिर इसके अलावा कोई ऐसी खबर जिस पर सभी की निगाहें आज रहेंगी? देखिए, आज मध्य प्रदेश से भी और देश से भी एक अहम खबर है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमृत भारत स्टेशन योजना का शुभारंभ करेंगे, लोकार्पण करेंगे। और इस योजना के तहत आज प्रधानमंत्री 530 से ज़्यादा अमृत भारत स्टेशनों को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। और देखा जाए तो मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के 33 स्टेशन पुनर्विकसित किए जाएंगे इस योजना के तहत। और उसमें 70,000 करोड़ से ज़्यादा की राशि प्रधानमंत्री आज मध्य प्रदेश को सौंपेंगे। और राष्ट्र में कहा जाए तो 530 से ज़्यादा अमृत भारत योजना के स्टेशन आज लोकार्पित किए जाएंगे। और मध्य प्रदेश में जो 33 स्टेशन लोकार्पित किए जाएंगे उसमें एक सीहोर का स्टेशन है जो भोपाल के बड़े करीब है। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वहाँ खुद मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री दिल्ली से ही पूरे भारत में इस योजना को लॉन्च करेंगे, वर्चुअली लॉन्च करेंगे। तो आज ये मध्य प्रदेश के लिए भी बड़ी अहम योजना है अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना। इसमें लगातार स्टेशनों का कायाकल्प हो रहा है और जो पुराने स्टेशन से उनका रीडेवलपमेंट प्लान लागू किया जा रहा है। तो आज 33 स्टेशन मध्य प्रदेश के भी पुनर्जीवित होने के लिए उनको राशि मिलेगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी वर्चुअली जुड़ेंगे। और इसके अलावा बात करें तो आज एक महत्वपूर्ण योजना मध्य प्रदेश में शुरू होने वाली है। चीता सफारी पार्क शुरू होगा कूनो में, श्योपुर के पास कूनो में चीता सफारी योजना शुरू होने वाली है। और इसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद मौजूद रहेंगे, उनके साथ केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव भी मौजूद रहेंगे। और देखा जाए तो 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कूनो में नामीबिया से 8 चीते लाके छोड़े थे। इसके बाद 12 चीतों को साउथ अफ्रीका से लाके छोड़ा गया। और कुल मिला के देखा जाए तो आज चीता सफारी शुरू होगी। और इसमें सहारिया जनजाति जो मध्य प्रदेश की काफ़ी महत्वपूर्ण आदिवासी जनजाति है, सहारिया जनजाति को चीता प्रोजेक्ट से आज जोड़ा जाएगा। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव खुद इस मौके पे मौजूद रहेंगे। और कूनो नदी को भी जो कूनो सफारी पार्क है उसमें शामिल किया जाएगा। तो आज मध्य प्रदेश में कूनो सफारी एक महत्वपूर्ण परियोजना शुरू होने वाली है जिसमें केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव और डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री खुद मौजूद रहेंगे। निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण खबरें आपने साझा की। अगर तमाम कहें कि सियासी खबरों का जिक्र करें तो क्या कुछ सियासी रूप से माहौल मध्य प्रदेश में अभी दिखाई दे रहा है? कल अमित शाह का दौरा भी रहा था, कई मंत्रियों ने सभी कार्यकर्ताओं को और मंत्रियों नेताओं को दिए हैं। क्या कुछ दौरे के बाद उनको लेकर आगे की रणनीति में बीजेपी जुटी हुई है? देखिए, कल अमित शाह ने मध्य प्रदेश के दौरे से अब लोकसभा चुनाव के कैंपेन का आगाज कर दिया है। सबसे पहले उन्होंने ग्वालियर क्लस्टर की बैठक ली ग्वालियर में। इसके बाद वे खजुराहो पहुंचे बूथ समितियों के सम्मेलन में। और उसके बाद वे भोपाल आए थे। और भोपाल में उन्होंने प्रबुद्धजनों के सम्मेलन में एक बड़ा प्रभावी वक्तव्य दिया जिसमें उन्होंने साफ कहा कि भारतीय जनता पार्टी पहले काम करती है और उसके बाद अपने परफॉर्मेंस के आधार पर जनता से वोट मांगने जाती है। और भोपाल के कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर में उनका कार्यक्रम था जिसमें भोपाल के प्रबुद्ध जन शामिल हुए। और भारतीय जनता पार्टी लगातार इस तरह के कार्यक्रम करती रहती है। तो बड़ा ही प्रभावी वक्तव्य उन्होंने दिया। और लोगों से साफ कहा, जो अलग अलग क्षेत्रों से लोग आए थे, सामाजिक क्षेत्रों से, धार्मिक क्षेत्रों से, एनजीओ से, कि हम लोगों ने जो 9 साल में काम किया है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो 9 साल में काम किया है और अभी जो उनका कार्यकाल पूरा होगा, तो इस पूरे परफॉर्मेंस को देख के आप लोकसभा चुनाव में सोचिए कि वोट किसे करना है। और इसके अलावा हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में लोकसभा चुनाव को लेकर साथ साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो राहुल गांधी की मध्य प्रदेश में प्रवेश करने वाली है। क्योंकि कल धौलपुर में सभा लेने के बाद राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में 5 दिन का ब्रेक लिया है। वो वापस दिल्ली चले गए और वो वापस अपनी यात्रा धौलपुर से शुरू करेंगे। और 2 मार्च को वे
मुरैना में प्रवेश करेंगे। तो जीतू पटवारी कल से 1 मार्च तक लगातार दौरे पे हैं और वे अलग अलग क्षेत्रों में जहां से ये यात्रा राहुल की निकलने वाली है उन रूट पे समितियों से और पदाधिकारियों से मिल रहे हैं। और 1 मार्च को जीतू पटवारी मुरैना पहुंच जाएंगे, क्योंकि 2 मार्च को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश से शुरू होगी। निश्चित तौर पर यहाँ पर सियासी रूप से भी रणनीतियां बन रही हैं। कांग्रेस भी अब न्याय यात्रा को लेकर तैयारियों में जुटी हुई है। यहाँ पर मैं लौटूंगा निरुचि, तमाम और सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुंबई से राहुल पुजारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, लखनऊ से राशिद हमारे साथ जुड़ गए हैं और देहरादून से ब्यूरो चीफ अपनीश जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राहुल, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूँ, क्या कुछ बड़ी खबरें आज आप साझा कर रहे हैं? क्या कुछ मुंबई में, महाराष्ट्र में सियासी माहौल बना हुआ है या फिर वो खबर जिस पर आज सभी की निगाहें रहेंगी? जी ऋषभ, मैं बता दूं, जिस तरह से सियासी माहौल की बात कर रहे हैं तो कहीं न कहीं महाविकास अघाड़ी जो सरकार जो कल मीटिंग कर रही थी, कल बैठकें की दौर चालू थी। अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ था, लेकिन कहीं न कहीं लग रहा है कहीं जाके सीटों का बंटवारा कर लिया। उन्हें 8 सीट छोड़ के बाकी सीटों का बंटवारा कर लिए, लेकिन पूरी तरह से अभी ऐलान नहीं किया। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है समझौता हो चुकी है। एनसीपी के शरद पवार हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे उनके घटक दल जो है छोटे, उन्होंने कहीं न कहीं अपने समझौते कर लिए, लेकिन ऐलान नहीं किया कि कौन कहां से लड़ेगा। लेकिन 8 सीट का पेच अभी भी फंसा हुआ है, उसको 1-2 दिन में सुलझा दिया जाएगा। जिस तरह से उनके प्रवक्ता बता रहे थे, संजय राउत बोल रहे थे कि कहीं न कहीं पूरी तरह से समझौता हो चुका है। और बात करें एनडीए की, तो एनडीए की अभी भी पूरी तरह से अभी कुछ भी नहीं पता लग पा रहा है कि कौन कहां से लड़ेगा। और सबसे बड़े मुद्दे की बात करें तो राजनीतिक मुद्दा इस समय जो गरमाया हुआ है पूरे महाराष्ट्र में, तो उसको आरक्षण का, मराठा आरक्षण को लेकर मुद्दा गड़ा है। कल पूरे राज्य में जगह जगह प्रोटेक्ट किया गया, जगह जगह रास्ता जाम किए गए, सड़कों पर लोग लेट गए। और जिस तरह से मनोज जरांगे पाटिल ने कल देवेंद्र फडणवीस के ऊपर हमला बोला, उसको लेते हुए उन्होंने सीधा सीधा कह दिया मराठा आरक्षण के जो विरोधी हैं वो देवेंद्र फडणवीस हैं, वे नहीं चाहते कि मराठा आरक्षण यहाँ पे आए। और 2 बार 3 बार इन लोगों ने बार बार अपने विधान परिषद और विधान सभा में पास करने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट के लायक कोई भी जो होता है वहां से लुढ़क जाता है। तो इसलिए अब बहुत बड़ा सरदर्द हो चुका है। और मराठा आरक्षण को लेते हुए 1 तारीख को जिस तरह से ऐलान किया मनोज जरांगे पाटिल ने कि पूरे महाराष्ट्र को रोक दिया जाएगा और पूरे महाराष्ट्र में 10 चक्का जाम किया जाएगा और हमें किसी भी हालत में ओबीसी अब आरक्षण से मराठा आरक्षण को चाहिए, मुझे अलग से 10% नहीं चाहिए, ओबीसी आरक्षण से ही चाहिए। ये बहुत बड़ी खबर है। और आने वाले टाइम में पूरा महाराष्ट्र आरक्षण के इर्द गिर्द ही राजनीति घूमेगी, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष पक्ष हो, उनकी पूरी क्योंकि 27% जनसंख्या आती है मराठाओं से, तो उसको देखते हुए सब कहीं ना कहीं मराठाओं को महत्व देना बहुत जरूरी है। और पूरा महाराष्ट्र मराठाओं से ही राजनीति शुरू होती है और खत्म होती है। तो इसलिए कहीं ना कहीं पेश शायद पता नहीं लोकसभा चुनाव तक हल होगा या नहीं होगा, और इसका कौन लाभ उठाता है, विपक्ष उठाता है या सत्ता पक्ष उठाता है। जिस तरह से मनोज जरांगे पाटिल ने विपक्ष सत्ता पक्ष को विलेन बना दिया, देवेंद्र फडणवीस को बोला कि वो मराठा आरक्षण लाना ही नहीं चाहते, इसको लेकर पूरी तरह सरगर्मियां है। और एकनाथ शिंदे ने कल बोला कि यह बदनाम करने की बात की जा रही है, जबकि मैंने कसम खाई थी कि मराठा आरक्षण ला के दूंगा और मैं ला के दिया। तो इसको लेते हुए बहुत राजनीति बहुत तेजी से फैल चुकी है। और दूसरी जो बड़ी खबर है, कल मीरा रोड से आ रही है। मीरा रोड कुछ दिन पहले हिंदुओं के ऊपर जो हमला किया गया था, कुछ समुदायों ने एक लेडीज के कार रोक के उसके सर फोड़ दिया गया। तो फायर ब्रिगेड जो बीजेपी के सांसद हैं टी राजा, जो वो कल आए और कल उन्होंने बहुत फायर ब्रिगेड विज्ञप्ति दे दी कि अगर जिसने सर कलम के करने की बात की थी, सर काटने की बात की थी, तो हम उनको भी नहीं छोड़ेंगे, उनको घर से निकाल के उनको सर कलम कर देंगे, सर काट देंगे। तो इसको लेके काफी विपक्ष नाराज हो गई है कि जो जिस तरह से टी राजा आए और यहाँ पे बोल गए मीरा रोड में मुंबई में, तो उसको लेके पूरी सरगर्मी है। और वारिस पठान भी उसको विज्ञप्ति को लेते हुए बोले कि अगर आप अब दोबारा आए तो हम देख लेंगे। इस तरह से माहौल पूरा मुंबई का गर्मा गया है। और बात करें आर्टिकल की 70 का लेके, तो अब 60 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी है। और आर्टिकल 70 अगर 60 करोड़ कमा लिए तो बीजेपी को बहुत बेनिफिट होने वाले, क्योंकि 370 का जो उनका मुद्दा है 370 सीट लाने खुद की बीजेपी की, और 400 से एनडीए घटक दल लाएंगे, तो उनके लिए तो बहुत बड़ी गुड न्यूज है। और क्रिकेट की बात कर ले तो कल का 169 का लक्ष्य चाहिए। अभी रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल क्रीज पे टिके हुए। रांची टेस्ट की बात कर ले तो इस समय क्योंकि क्रिकेट का माहौल चल रहा है और WPL भी कल से स्टार्ट हो गया। जी ऋषभ, मुझे लगता है बिल्कुल राहुल, आपने सभी जो महत्वपूर्ण खबर थी अभी तक साझा की हैं। और अब सियासी रूप से क्या कुछ और भी
फिलहाल स्थिति बनी है, इस पर भी हम आगे चर्चा आपसे करेंगे। लेकिन सीधा हम लखनऊ चलेंगे, जहां से राशिद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राशिद, क्या कुछ बड़ी खबरें आज उत्तर प्रदेश की है, लखनऊ से है? कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। राहुल गांधी वहां पर पहुंचे, न्याय यात्रा को लेकर जो आगरा वो पहुंचे, अलीगढ़ पहुंचे, और उसके बाद जो दो लड़कों की चर्चाएं हैं वो तेज हो गई हैं। क्या कुछ उसे लेकर अपडेट है? राशिद, आपकी आवाज प्रॉपर यहाँ नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है जी राशिद। जिस तरह से कांग्रेस राहुल गांधी भारत यात्रा लगातार कर रहे हैं, तो देखते हुए उत्तर प्रदेश में जो अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो वहाँ पे शामिल थे। और अगर आगरा की बात करें तो आगरा की तरफ राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। उसमें लोकदल के जो अध्यक्ष हैं सुनील, वो भी उसमें मौजूद थे। और जहाँ तक अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह अपना लोकसभा चुनाव में बनाने की कोशिश कर रही है, उसी को देखते हुए राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी कर रहे हैं। अखिलेश यादव भी उनमें शामिल हो गए। अखिलेश यादव भी अपनी विधायक दल की बैठक कर रहे हैं लगातार। इस तरह से अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी से मुखिया अखिलेश यादव अपने विधायकों को बुलाकर प्रदेश कार्यालय की बैठक किए, उनसे जानने की कोशिश की है कि किस तरह से हमें लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए और किस तरह से जो सीट की बंटवारा है, जैसे क्योंकि का मंदिर बिगड़ा हुआ था उसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद परेशानी आ रही, मैं चाहूंगा आप पर लौटूंगा। सीधा हम देहरादून से चलेंगे, जहां अवनीश जी लगातार जुड़े हुए हैं। अवनीश जी, क्या कुछ बड़ी खबरें आज उत्तराखंड की हैं? क्या कुछ सियासी माहौल बना हुआ है? यहाँ पे अगर बात बजट सत्र की बात है, आज जो है 11 बजे यहाँ पे जो है जो बजट सत्र है वो 2024 और 2025 के लिए जो है यहाँ पे बजट सत्र की शुरुआत होगी। उसका राज्यपाल का जो अभिभाषण है उससे इसका आगाज हो जाएगा। उसके बाद जो है बजट सत्र को कार्रवाई को शुरू किया जाएगा। और कयास लगाए जा रहे हैं कि 90,000 करोड़ का जो बजट है वो यहाँ पे जो है पटल पे रखा जाए। और इसमें जो बजट की बात जिस तरीके से विपक्ष भी लगातार हमलावर हो रहा था, इस बजट के अंदर जो है संतुलित बजट कहा जा सकता था कि इसको सबका वर्गों को ध्यान में रखकर जो मुख्यमंत्री का कहना है कि सभी वर्गों का यहाँ पे ध्यान रखा गया है। खास करके मातृ शक्ति की बात करें, युवाओं के रोजगार की बात करें कि किस तरीके से वो स्वरोजगार शुरू कर सकते हैं, ये तमाम चीजों को लेके इस पे है। और सबसे बड़ी जो यहाँ पे बात निकल के आ रही है ऋषभ, वो ये आ रही है कि जिस तरीके से जो है यहाँ पे धरने प्रदर्शन होते हैं, पिछले दिनों हल्द्वानी में जो है यहाँ पे दंगे फसाद हुए थे और जो निजी सरकारी संपत्ति को नुकसान हुआ था, उसको लेकर यहाँ पे एक बहुत बड़ा विधेयक पास होने भी जा रहा है। उसको यहाँ पे चर्चा की जाएगी कि किसी तरीके से जो निजी संपत्ति का नुकसान होता है वो किस तरीके से उपद्रवियों से वसूली करी जाए। तो ये एक बहुत बड़ी जो है यहाँ पे खबर सामने निकल के आ रही है। और अगर ये धरातल पे उतर जाता है तो आने वाले टाइम पे जो धरने प्रदर्शन रैलियां होती है उनको बड़ा समझ के यहाँ पे कार्रवाई करनी पड़ेगी। जी ऋषभ, निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण कदम ही हो सकता है। साथ ही अगर बजट सत्र को लेकर आपने चर्चा की जिक्र किया, तो क्या कुछ आगे मुद्दे देखने को मिल सकते हैं सत्र के भीतर? यहाँ पे जिस तरीके की बात की जा रही है, जो महिला मातृ शक्ति की बात करी जा रही है, स्वास्थ्य सेवाओं को लेके यहाँ पे बात करी जा रही है, और सबसे बड़ी बात कल जिस तरीके से जो प्रधानमंत्री ने यहाँ पे 37 करोड़ रुपए जो है मुफ्त किया है स्वास्थ्य परियोजनाओं को लेके, उसको लेके पूरे उत्तराखंड के अंदर जो है यहाँ पे चेहरे खिले हुए हैं। और खास करके जो सरकार है वो उसका कहना था कि जो स्वास्थ्य सेवाएं है, मातृ शक्ति है, जिसके आयुष्मान योजना के तहत जो कार्यवाही चल रही है उसको जो है विस्तारीकरण, जैसे यहाँ पे जो बेड और बनने हैं, अस्पताल बनने हैं, उसको लेके ये काफी जो है यहाँ पे लाभकारी सिद्ध होगा। और वही विपक्ष की बात करें ऋषभ, तो आज जो है जो इनके पूर्व मुख्यमंत्री जो हरीश रावत है वो आज जो है 1 घंटे के मौन व्रत पे बैठ रहे हैं। उनका कहना था कि जिस तरीके से जो हम बार बार कह रहे हैं कि एक तो 2 सप्ताह का चलाना चाहिए था बजट सत्र, और दूसरी ओर जो गैर शहर की अनदेखी की जा रही है उसको लेके आज वो जो है यहाँ पे मौन व्रत पे बैठ रहे हैं। निश्चित तौर पर ये तमाम महत्वपूर्ण मुद्दे हो सकते हैं। साथ ही मौसम को लेकर क्या अपडेट है अवनीश जी? देखिए ऋषभ, यहाँ पे 2-3 दिन से लगातार जिस तरीके से पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है और यहाँ पे खास करके ऊंचाई वाले जो क्षेत्र है वहां पे बर्फ जो है लगातार गिर रही है। और आज खास करके अगर राजधानी की बात करें तो कल से यहाँ पर जो है अभी भी जो है बादल हो रखे हैं और ठंड का एहसास अभी भी है, और हो सकता है कहीं ना कहीं जो है शाम को बूंदाबांदी देखने को मिल जाए। जी ऋषभ, निश्चित तौर पर सीधा हम मुंबई चलेंगे। राहुल, देखिए जिस तरीके से आपने तमाम खबरों का जिक्र किया,
खासकर विपक्ष की रणनीति हो या फिर जिस तरीके से बीजेपी एनडीए की सरकार चल रही है, तमाम अभियान को लेकर भी आगे बढ़ रही स्ट्रेटेजी पूरी बन चुकी है, उस पर काम भी जमीन पर देखने को मिल रहा है। लेकिन विपक्ष के अभी सीट शेयरिंग को लेकर काफी चर्चा है। ऐसे में अगर विपक्ष पे सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय भी नहीं हो पाता है तो कितना अंतर रह जाएगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं और अगर जमीन पर विपक्ष नहीं उतर पाता है तो निश्चित तौर पर यहां से ही एक बड़ा अंतर जो दोनों ही दलों के बीच है वो आगे शुरू हो जाएगा। सब आप सही कह रहे हैं, लेकिन कहीं मुझे लग रहा है कि एनडीए हो चाहे विपक्ष पक्ष, ये भी एक रणनीति है कि सीट शेयरिंग का फार्मूला अभी तय नहीं किया गया। ये भी एक राजनीति है, क्योंकि जिस तरह से उनको लग रहा है कि वो पहले ऐलान करते हैं कि क्या नाम है कौन सीट पे क्यों लड़ेगा, उस हिसाब से विपक्ष सोचा है कि हम अपने कैंडिडेट उतारेंगे। सत्ता पक्ष ये सोचे कि विपक्ष का, क्योंकि जिस तरह से रायता फैला हुआ है ना, एक सीट की लड़ाई है यहाँ, 48 सीट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिस तरह से 5 से 6 पार्टियां यहाँ उभर के आई हैं, पहले 2 पार्टियां हुआ करती थी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और बीजेपी लड़ा करती थी और कांग्रेस लड़ा करती थी। अब निकल के 2 पार्टियां और आ गई हैं, एनसीपी से 2 टुकड़े हो गए, शिवसेना से 2 टुकड़े हो गए और जो छोटे घटक दल है वो अलग हो चुके। तो पूरी तरह से जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से रायता फैल चुका है। उसको देखते हुए सब लोग कह रहे हैं कि पहले आप ऐलान करेंगे कौन सी सीट पे लड़ेंगे, फिर हम उसके बाद देख के कैंडिडेट उतारेंगे। तो पूरी तरह से, और फिर दूसरा सवाल जो मराठा आरक्षण को लेके, उससे भी लोग डर रहे हैं कि किसको खड़ा किया जाए, क्योंकि मराठा आरक्षण को लेके विरोध जिस तरह से हो रहा है, सत्ता पक्ष क्या नाम है विरोधी के एक तरह से विलेन घोषित कर दी गई है कि वो चाहती ही नहीं कि मराठा आरक्षण आए और विपक्ष उसमें सुधारने में लगी हुई है। और जिस तरह से 1 तारीख को जो प्रोटेस्ट होगा उसके बाद तो पता लगेगा क्या होगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये सीट बंटवारा ना होना भी एक पॉलिटिक्स ही है, एक राजनीति है। इनको पूरी तरह से मालूम है कि सीट पे कौन लड़ेगा, लेकिन ऐलान कोई नहीं कर रहा, चाहे विपक्ष हो या सत्ता पक्ष। ये भी एक नई पॉलिटिक्स उभर के आई है कि सब लोग मीटिंग पे मीटिंग और बैठक पे बैठक की जा रही है। निश्चित तौर पर इसके भी कई मायने हैं और कई समीकरण साधने की यहाँ से भी कोशिश रहती है। सीधा अनिरुद्ध जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। देखिए, जिस तरीके से तमाम खबरों का आपने जिक्र भी किया, लेकिन अब जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, कल कांग्रेस की भी जो बैठक हुई है, समीक्षा बैठक की है, तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई है और सत्ता पक्ष को कैसे साधा जाए, तमाम चाहे अपराध का मुद्दा जीतू पटवारी ने उठाया, पत्र उन्होंने लिखा मुख्यमंत्री को और कहा कि लगातार ये अपराध बढ़ते जा रहे हैं, इस पर मुख्यमंत्री का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। एक रिपोर्ट का हवाला उन्होंने दिया है। तो किस तरीके से विपक्ष भी अब आगे की रणनीति में तैयार दिखाई दे रहा है? अनुज जी, आपसे कोई तकनीकी संपर्क नहीं हो पा रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों के तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये तमाम खबरें थी, जहां पर मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, उत्तराखंड हो या फिर उत्तर प्रदेश हो, जहां पर तमाम खबरें सियासी रूप से गहमा गहमी भी देखने को मिल रही है और तमाम तरीके से विपक्ष भी अब लोकसभा चुनाव को लेकर आगे सक्रिय नजर आ रहा है। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।